जानबूझकर मैंने ऐसे कपड़े पहने जो शायद मैं कभी जिंदगी में पहनने का सोच भी नहीं सकती थी। और इस सब के पीछे मेरा एक मकसद छुपा हुआ था। मुझे परीक्षा लेनी थी कि मेरा नौकर मुझसे कितना वफादार है। और फिर एक शाम मेरे नौकर ने सब्र की सारी हदें तोड़ दी। और जो कुछ हुआ वह मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। शायद ये कहानी सुनने वालों को कुछ अजीब लगे, लेकिन ये सब कुछ इसी दुनिया में होता है और हो रहा है। दोस्तों, ये कहानी मेरी एक दूर की रिश्तेदार की है जो कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह उसने अपने नौकर की परीक्षा लेनी चाहिए और उसके नौकर ने उसके साथ क्या किया। ये किस्सा मैं उन्हीं की जुबानी सुनाना चाहती हूँ। बच्चे अगर इस कहानी को सुन रहे हैं तो वह इस वीडियो को यही छोड़ दे, क्योंकि इस कहानी के कुछ पहलू बच्चों के सुनने लायक नहीं है। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ समाज को आईना दिखाने के लिए है। मेरा नाम वीना है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। जो मुझे देखता वह बस देखता ही रह जाता था। मेरी खूबसूरती के चर्चे सारे खानदान में होते थे। जो भी मर्द एक दफ़ा मुझे देखता वह पलकें झपकना भूल जाता। लेकिन किस्मत के मामले में मैं बहुत ही बदनसीब साबित हुई थी। ना ही रुपए पैसे की कोई कमी थी और ना ही हुस्न में मेरा कोई बराबरी का था। मेरा कद काट और जिस्म की बनावट 14-15 साल की उम्र से ही इतनी भरपूर थी कि मुझ पर उठने वाली निगाहें झुकना भूल जाती। मैं घर से निकलती तो सारे मर्दों की नज़रें मुझ पर जम जाती। मेरे इसी उठान और खूबसूरत जवानी की वजह से मेरे माँ बाप को मेरी फिक्र सताने लगी थी। मेरे माँ बाप वैसे भी जल्द से जल्द मेरी शादी करके अपना फ़र्ज पूरा करना चाहते थे। दरअसल मेरा संबंध उस अपर क्लास फैमिली से था जहाँ रिश्तों को कोई खास हैसियत हासिल नहीं होती। हर कोई एक आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहता है और मेरे माँ बाप भी मेरी शादी के बाद ऐसी ही एक आज़ाद ज़िंदगी चाहते थे। मेरे पिता ने अपने एक कारोबारी दोस्त के बेटे सुनील से मेरा रिश्ता तय कर दिया और 18 साल की उम्र में ही मैं विदा होकर अपने पति के बड़े से बंगले में चली आ गई। मेरा पति भी बहुत ही खूबसूरत और जवान था। हम दोनों एक साथ खड़े होते तो लोगों की नज़रें हम पर ठहरसी जाती। हर कोई हमारी जोड़ी को खूब नज़र लगाता और मैं ये सोचकर खुशी से फूली ना समाती कि ईश्वर ने मेरे हिस्से में सारी खुशियाँ लिख दी है। अपने माँ बाप के घर पर मैं तन्हाई का शिकार रही थी, मगर अब सुनील की मोहब्बत ने मुझे पूरा कर दिया था। लेकिन मैं ये भूल गई थी कि आजमाइश भी जिंदगी का ही हिस्सा है। मेरी और सुनील की शादी को 3 साल होने वाले थे, लेकिन ईश्वर ने हमें औलाद जैसे आशीर्वाद से वंचित रखा था। मेरे सास ससुर हर वक्त औलाद की ख्वाहिश करते और मेरी सास के व्यवहार में काफ़ी हद तक बदलाव भी आ गया था। उन 3 सालों में उनकी मोहब्बत पहले जैसी नहीं रही थी। उनकी हर वक्त यही तमन्ना रहती कि कब मैं उन्हें कोई खुशखबरी सुनाऊं और वो खुशी में झूम उठे। लेकिन ये सब मेरे हाथ में नहीं था। औलाद तो ईश्वर की देन होती है। हर तरह के इलाज के बावजूद भी जब हमारी गोद में कोई खुशी ना आए तो मेरी सास ने मुझे छोड़कर सुनील से दूसरी शादी करने का कह दिया। सुनील मुझसे सच्ची मोहब्बत करते थे, इसीलिए पहले तो उन्होंने अपनी माँ को साफ इनकार कर दिया। लेकिन रोज रोज की बढ़ती खुशामदों और दबाव की वजह से हम दूसरे बंगले में शिफ्ट हो गए। मुझे लगता था कि शायद अब जिंदगी में कुछ सुकून आ जाएगा, लेकिन मेरी यह सोच बस चंद दिनों की मेहमान साबित हुई। एक दिन सुनील ऑफिस से घर लौट रहे थे कि ब्रेक फेल होने की वजह से उनकी गाड़ी का हादसा हो गया और वह मौके पर ही स्वर्ग सिधार गए। 22 साल की भरी जवानी में ही मैं विधवा हो गई। इतने बड़े बंगले में मैं अकेले कैसे जिंदगी गुजारती, यही सोचकर अपने माँ बाप के घर चली आई। लेकिन वह कहते हैं ना कि विदा होने के बाद बेटियां पराई हो जाती है। बिल्कुल सच ही कहते हैं। चंद महीनों में ही मेरी भाभीियों ने मुझ पर यह जाहिर कर दिया कि मैं उनके लिए केवल एक बोझ के सिवा कुछ नहीं हूँ। अपने रिश्तेदारों के अजीब अजीब लड़कों के रिश्ते वह मेरे लिए लेकर आने लगी। अभी तो मैं सुनील की मौत के गम से ही बाहर नहीं आई थी। दूसरी शादी के बारे में कैसे सोच सकती थी। मुझे अच्छी तरह अंदाजा हो गया था कि ये लोग मुझे चंद दिनों से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, जबकि मेरी वजह से उन्हें कोई तकलीफ भी नहीं पहुंच रही थी। उनके कड़वे व्यवहार को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं सुनील के बंगले में वापस शिफ्ट हो जाऊंगी। तन्हा जिंदगी गुजारना उन भैया भाभी के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर था, जो मेरे मुंह पर तो बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे पीठ पीछे मुझे सिर्फ अपनी जिंदगियों से निकालना चाहते थे। खैर, मैं अपने बंगले में वापस आ गई थी। सुनील का कारोबार उनके बाबा ने संभाल लिया था और खर्चे की एक खास रकम मेरे अकाउंट में जिम्मेदारी से हर महीने ट्रांसफ़र होने लगी थी। मैं शुरू से ही लाड प्यार में पली बड़ी थी, इसलिए कामकाज की तो मुझे आदत नहीं थी। हमेशा नौकर चाकर मेरे आगे पीछे पीछे फिरते रहे थे, लेकिन इतने दिन बंगला बंद रहने की वजह से सारे ही नौकर काम छोड़ गए थे। अलबत्ता मेरी एक पुरानी नौकरानी मायके से मेरे साथ चली आई थी, लेकिन वह कुछ दिन बाद ही बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। उसने मुझसे छुट्टी की दरख्वास्त की तो मैं परेशान हो गई, क्योंकि उसके बगैर तो मैं बिल्कुल भी गुजारा नहीं कर सकती थी।
वह कहने लगी, दीदी मैं गांव जाऊंगी तो वहां से अपने भाई को भेज दूंगी। वह आपके सारे कामकाज कर देगा और आपका बहुत ख्याल भी रखेगा। मैंने उससे कहा कि पहले अपने भाई को बुलवा ले फिर चली जाना, ताकि तू उसे काम भी समझा सके। वह फौरन मान गई और उसने अपने भाई जतिन को गांव से बुलवा लिया। उसका भाई एक 17 साल का खूबसूरत और जवान लड़का था, जिसे देखकर मैं चौंक गई थी। मुझे तो लगा था कि कोई 13-14 साल का बच्चा उसका भाई होगा, लेकिन ये तो अच्छा खासा जवान लड़का था। मेरी नौकरानी ने उसे घर का सारा काम समझा दिया था। वह लड़का बहुत ही भला था, बहुत तेजी से हाथ चलाकर सारे काम काज कर रहा था। 2 दिन में उसकी बहन ने उसको सारा काम समझा दिया और उसके बाद वह मुझसे कुछ महीने की छुट्टी लेकर गांव चली गई। दरअसल बीमार तो वह थी ही, लेकिन अब उसके घर वालों ने उसकी शादी भी तय कर दी थी और शायद वह दोबारा कभी वापस नहीं आने वाली थी। मेरी नौकरानी चली गई और उसका भाई बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में ही रहने लगा। ज्यादा लोग ही नहीं थे, इसलिए मैं ज्यादा नौकरों का झंझट भी नहीं पालना चाहती थी। अगली सुबह जतिन नाश्ता लेकर कमरे के दरवाजे पर मौजूद था। मैं रोजाना सुबह 10 बजे ही नाश्ता करती थी। मैंने उसे कमरे के अंदर ही बुला लिया। मैं अभी तक नाइट ड्रेस में ही थी और बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसे देखकर उठ बैठी। वह मेरा नाश्ता साइड टेबल पर रखने के बाद सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे मेरे अगले आदेश का इंतजार कर रहा हो। मैं खामोशी से उसकी तरफ देखने लगी। वह 17 साल का था, लेकिन शायद गांव की आबो हवा ने उसे उम्र से ज्यादा ही बड़ा कर दिया था। वह एक भरपूर और जवान मर्द नजर आता था। जाने क्यों अचानक ही मुझे उसकी मौजूदगी से घबराहट सी महसूस होने लगी, क्योंकि इतने बड़े बंगले में वह मेरे साथ अकेला था और दूर दूर तक यहाँ हमारे सिवा कोई नहीं था। ये सोचकर ही मुझे खौफ आने लगा कि मैं अभी जवान हूँ और वह भी। मेरी खूबसूरती पर तो वैसे ही बहुत से आदमी मरते थे, कहीं जतिन की नीयत भी ना बदल जाए। मैंने बिना सोचे समझे ही एक जवान लड़के को अपने पास रख लिया था, जबकि मुझे इस बात का ख्याल करना चाहिए था कि मैं खुद भी एक जवान विधवा हूँ और इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ। मैंने जतिन को दिन भर के ढेर सारे काम बता दिए थे और वह फौरन ही काम पर लग गया था, लेकिन मेरे दिलो दिमाग पर एक अजीब सा बोझ आ गया था। मैंने सोचा था कि किसी नई भरोसेमंद नौकरानी का इंतजाम कर लूंगी और फिर जतिन को निकाल दूंगी। मुझे अपने घर से आए काफी दिन हो गए थे, लेकिन मेरे घर से अब तक कोई मुझसे मिलने के लिए नहीं आया था। मेरे माँ बाप अपने पोते पोतियों में इस कदर मग्न थे कि शायद उन्हें मेरी तन्हाई का एहसास भी नहीं रहा था। ससुराल वाले तो पहले ही मुझे नापसंद करने लगे थी। उनके लिए मेरा होना ना होना बराबर ही था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं नई नौकरानी के लिए किससे कहूँ। और फिर इत्तेफाक से उसी दिन मेरी एक पुरानी दोस्त सरला मुझसे मिलने के लिए चली आई। वह शादी होकर विदेश गई थी और अब छुट्टियों में वापस आई थी तो उसे मेरे विधवा होने की खबर मिली थी। मैं उसके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी थी। मेरी बर्बादी की कहानी सुनकर वह भी बहुत दुखी हो गई थी। काफी देर हम दोनों ऐसे ही बातें करते रहे और फिर मैंने उसे बताया कि मैं अपने घर के कामकाज के लिए एक भरोसेमंद नौकरानी को ढूंढ रही हूँ। जतिन को देखकर सरला कहने लगी, ये लड़का है तो सही और काम भी अच्छा कर रहा है, फिर तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है नई नौकरानी ढूंढने की। मैंने उसे अपने दिल में आने वाले डर के बारे में बताया तो वह कहने लगी, वीना तुम भी क्या बेवकूफ़ों वाली बातें करती हो। खुद ही कह रही हो कि उसकी बहन सालों से तुम्हारी वफादार नौकरानी है और जतिन भी बहुत शरीफ है और फिर खुद ही परेशान भी हो रही हो। मेरी मानो तो नई नौकरानी की झंझट में ना पड़ो। आजकल की नौकरानियां भी कुछ कम नहीं है, बेहिसाब छुट्टियां करती है और दूसरी बात यह कि एक घर की खबर दूसरे घर में पहुंचा देती है। तुम तो वैसे ही अकेली रहती हो, भगवान ना करें कहीं नई नौकरानी ही तुम्हें नुकसान ना पहुंचा दे। सरला की बात सुनकर तो मैं और भी ज्यादा परेशान हो गई। वह ठीक ही तो कह रही थी। जतिन पर तो मैं फिर भी बहुत ज्यादा भरोसा करती थी, लेकिन बिल्कुल नई नौकरानी पर कैसे भरोसा कर सकती थी। जाते जाते सरला कहने लगी कि अगर ऐसा ही है तो जतिन का टेस्ट ले ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सरला की बात मुझे कुछ कुछ समझ आ गई थी। उसका मशवरा मुझे ठीक ही लगा था। मैंने सोच लिया कि मैं एक दफा जतिन का टेस्ट ले लेती हूँ और अगर वह पास हो जाता है तो मैं उसे हमेशा के लिए ही अपने पास रख लूंगी, क्योंकि ना ही इस बंगले का छोड़ने का मेरा कोई इरादा था और ना ही दूसरी शादी करने का। वैसे भी मुझे भी इस बात का यकीन आ गया था कि ईश्वर ने मेरी किस्मत में औलाद नहीं लिखी है, तो फिर दूसरी शादी करके भी मुझे क्या हासिल हो जाता। इसलिए मैंने अकेले जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था और मेरे इस फैसले की वजह से मेरे माँ बाप मुझसे और भी ज्यादा दूर हो गए थे। वह दोनों ही जल्द से जल्द मेरी दूसरी शादी के लिए दबाव डाल रहे थे और मैंने साफ साफ कह दिया था कि अब मेरी जिंदगी में किसी मर्द की कोई जगह नहीं। तन्हा रहने का फैसला भी कर लिया था और जतिन का इम्तिहान लेने का भी। मैं पैसों और इज्जत दोनों ही मामले में उसका टेस्ट लेना चाहती थी।
इसीलिए शाम के वक्त मैंने जानबूझकर बहुत सारे पैसों से भरा हुआ बैग किचन के काउंटर पर ही छोड़ दिया और खुद अपने घर से निकल पड़ी। मैं देखना चाहती थी कि जतिन उस बैग के साथ क्या करेगा। 2 घंटे तक मैं बाजार में घूमती रही। घर का जो भी जरूरी साजो सामान लेना था लेकर घर पहुंची तो बैग काउंटर पर मौजूद नहीं था। जतिन भी मुझे घर में कहीं नजर नहीं आ रहा था। मेरा दिल बहुत जोर से धड़कने लगा था। मैं सारा सामान रखकर अपने कमरे में आई तो ये देखकर हैरान रह गई कि वह बैग मेरे कमरे में रखा हुआ था। जल्दी से मैंने उसे खोलकर देखा तो उसमें सारे के सारे पैसे वैसे ही मौजूद थे। एक लम्हे के लिए मुझे सुकून हुआ कि जतिन की नीयत पैसों पर खराब नहीं है, लेकिन दूसरे ही लम्हे मुझे ख्याल आया कि हो सकता है वह ये जानता ही ना हो कि इसके अंदर पैसे मौजूद है। इसीलिए मैंने दूसरी तरह से उसका इम्तिहान लेने का सोचा। रात होने से पहले जतिन सारे घर पर एक नज़र डालकर अपने क्वार्टर में सोने के लिए जाता था। मैंने जानबूझकर कुछ पैसे क्वार्टर जाने वाले रास्ते पर गिरा दिए। मुझे यकीन था कि यह पैसे जतिन की नज़रों में जरूर आएंगे। मैं अपने कमरे में आकर सुकून से लेट गई थी और मुझे सुबह का इंतजार था। मैं देखना चाहती थी कि इस इम्तिहान में वह किस तरह पास होगा या फिर फेल। मैं सोच रही थी कि सारी रात शायद मुझे इंतजार में नींद ही ना आ जाए, लेकिन यह मेरी गलतफहमी साबित हुई। मुझे कमरे में आकर ज़्यादा देर ना गुजरी थी कि कमरे का दरवाज़ा बजने लगा था। पहले तो मैं हैरान हुई, लेकिन जतिन की आवाज़ सुनकर मैंने उसे अंदर आने की इजाज़त दे दी। वह सर झुकाए कमरे में आया और मेरे आगे पैसे रखकर कहने लगा कि यह उसे क्वार्टर के रास्ते पर मिले हैं और यह उसके नहीं है। जतिन की वफादारी ने मुझे हैरान कर दिया था। वह पैसे तकरीबन 2 लाख रुपयों के करीब थे। मैंने जतिन से कहा कि यह पैसे मेरे भी नहीं है, तुम चाहो तो ये पैसे रख सकते हो। मैं उसे उसकी वफादारी का इनाम देना चाहती थी। जतिन हाथ जोड़कर कहने लगा, मैडम मैं हलाल का लुकमा खाता हूँ। मैं नहीं जानता ये पैसे आपके हैं या किसी और के, लेकिन यह मेरे नहीं है, इसलिए मैं इन्हें किसी सूरत नहीं रख सकता। वह खाली हाथ वापस चला गया था और पैसे मेरे सामने पड़े रह गए थे। मेरा दिल इस बात पर राजी हो गया था कि जतिन की नीयत बिल्कुल साफ है और वह कभी भी मेरे किसी भी कीमती चीज़ को हाथ भी नहीं लगाएगा। अब सिर्फ एक ही चीज़ रह गई थी और वह थी हम दोनों के बीच की इज्जत। मैं अभी भी जवान थी और वह भी जवानी की दहलीज पर कदम रख चुका था। ऐसे में हमारा एक साथ बंगले में रहना ठीक नहीं था। ये बात मैं भी जानती थी, लेकिन मैं किसी गैर शख्स को अपने साथ नहीं रखना चाहती थी। अगर जतिन आखिरी इम्तिहान को पार कर जाता तो वह हमेशा के लिए मेरा वफादार नौकर बन जाता। और यही सोचकर मैंने 16 रंग की साड़ी पहनी और 16 श्रृंगार कर लिया। जबकि विवाह होने के बाद से मैंने कभी इतना 16 श्रृंगार नहीं किया था। मैंने एक नज़र आईने पर डाली तो मैं कयामत ढा रही थी। मेरी नज़रें अपने ही हुस्न पर नहीं ठहर पा रही थी, तो जतिन कैसे मेरी उस खूबसूरती की झुठला सकता था। मैं पूरी तरह तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई और जतिन से कहा कि वह शाम की चाय लेकर मेरे साथ ही बैठ जाए। जतिन सर झुकाए शाम की चाय लेकर आया तो मैंने उसे जबरदस्ती अपने सामने ही बैठा लिया और उससे उसके बारे में सवाल पूछने लगी। वह कभी कभी मुझे नज़र उठाकर देखता और फिर फौरन ही नज़र झुका लेता। मुझे उसका अंदाज बहुत ही अच्छा लग रहा था। उसने एक दफ़ा भी नज़र भर कर मुझे नहीं देखा था, बल्कि वो तो मेरे हर सवाल का जवाब बहुत ही नर्म और शर्मदार अंदाज में दे रहा था। ऐसा लगता था कि जैसे वो इज्जतदार और शर्मा व हया का पुतला हो। सच तो यही था कि मैं जतिन के चरित्र से घायल हो गई थी। वाकई ही वह एक अच्छे चरित्र का मालिक था, लेकिन मैं और कुछ दिन उसका इम्तिहान लेना चाहती थी। इसलिए हर दिन मैं नए कपड़े पहनकर तैयार होती और कभी उसे ड्राइंग रूम में अपने पास बैठा लेती थी, तो कभी गार्डन में। एक दिन रात के वक्त में उसके क्वार्टर के पास पहुंच गई और उसे आवाज़ देकर बाहर बुलाया तो वह फौरन ही चला आया। मैं गुलाबी रंग की नाइटी पहनी हुई थी। मुझे यकीन था कि जतिन मुझे एक नज़र भरकर जरूर देखेगा, लेकिन वह आज भी सर झुकाए खड़ा था। मैंने जतिन से कहा, मुझे नींद नहीं आ रही है, वह मुझे कॉफ़ी बनाकर दे दे। वह मेरे पीछे पीछे ही चला आया। मैं उसके आगे किचन काउंटर से लगकर ही खड़ी हो गई। मेरे बाल पूरी तरह खुले हुए थे और मेरी नज़रें जतिन पर ही जमी हुई थी, लेकिन वह पूरी तरह कॉफ़ी बनाने में मग्न था। उसने कॉफ़ी बनाकर मेरे आगे रख दी और जिस तरह आया था उसी तरह वापस चला गया। उसके इस अंदाज ने मुझे पूरी तरह हैरान कर दिया था। वह किस तरह मेरी खूबसूरती से नज़र चुरा गया था, ये बात मेरे लिए बिल्कुल अनोखी थी। शायद वह मेरा भरोसा जीतने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आज तक मेरी जिंदगी में जितने भी मर्द आए थे वह जब मुझे देखते तो नज़रें झपकाना ही भूल जाते थे। एक शाम मैंने एक खूबसूरत सा ब्लैक गाउन पहना और बालों को खोलकर पूरी तरह तैयार हो गई। मुझे इस बात पर यकीन आ चुका था कि जतिन मुझ पर नज़र नहीं डालेगा, इसीलिए मैंने अपने कपड़ों को और ज़्यादा तंग कर दिया था। मेरी सफ़ेद रंगत उन काले कपड़ों में पूरी तरह खिल रही थी। मैं बिस्तर लेट गई और मैंने जानबूझकर जतिन को कमरे में बुलवा लिया।
वह सर झुकाए कमरे में आ गया था। मैंने उसे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द है, वह मेरा सर दबा दे। वह मेरे करीब आकर बैठ गया और अपने हाथों से मेरा सर दबाने लगा। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि बस आज जतिन का इम्तिहान खत्म कर दूंगी। वह बहुत ही अच्छे चरित्र का लड़का है और अब मुझे उसे और ज्यादा आजमाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अचानक ही जतिन ने कुछ ऐसा किया कि मेरे होश उड़ गए। वह पूरी तरह बेकाबू हो गया था और उसने मेरे पैरों के पास पड़ी चादर उठाकर मेरे शरीर पर डाल दी थी और मुझसे दूर होकर खड़ा हो गया था। वह नजरें झुकाए कह रहा था, मैडम मैं अब और ज्यादा आपके पास काम नहीं कर सकता। मैं एक शरीफ और इज्जतदार लड़का हूँ और अपने दिल पर काबू रखता हूँ, लेकिन आपकी अदाएं और कपड़े मुझे मेरा ईमान डोलने पर मजबूर कर रहे हैं। मैं एक मर्द हूँ, लेकिन आज तक मैंने अपने चरित्र की खूबसूरती को पूरी तरह बचा कर रखा है, मगर अब यह मेरे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है। मैं और आप इस बंगले में अकेले रहते हैं और अब मुझे ऐसा महसूस होने लगा है कि जैसे हमारे बीच अब बहुत जल्द कुछ ना कुछ होने वाला है। मुझे इस बात का डर है कि अभी तक तो मैंने खुद पर काबू रखा है, लेकिन कहीं किसी दिन मैं अपने दिल का गुलाम बनकर कोई ऐसी हरकत ना कर बैठूं कि जिंदगी भर अपने आप से भी नजर ना मिला सकूं। वह लंबा चौड़ा जवान मर्द मेरे आगे खड़ा आंसू बहा रहा था और मैं शर्मिंदगी के गहरे समंदर में डूबी जा रही थी। वह तो इज्जत से अपना काम कर रहा था, लेकिन मैं ही उसे बरगलाने जैसी हरकतें करने लगी थी। न जाने मैं उसका इम्तिहान ले रही थी या खुद को उसके आगे पेश कर रही थी। अब मुझे एहसास हो रहा था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। वह ठीक ही तो कह रहा था, अगर किसी कमजोर लम्हे में वह अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और मेरे साथ कुछ गलत कर बैठता तो मैं अपनी इज्जत भी गंवा बैठती और उसे भी चरित्रहीन समझ लेती, जबकि गलती तो सरासर मेरी अपनी थी। वह वापस जाने की इजाजत मांग रहा था। मैंने उसके आगे हाथ जोड़ दिए और उससे कहा कि मुझे माफ कर दे, मैं तो बस उसका इम्तिहान लेना चाहती थी, लेकिन खुद ही नाकाम हो गई। मैं उसके आगे खुद को बहुत छोटा और कमतर महसूस कर रही थी। जतिन कहने लगा, मैडम आप खूबसूरत भी है और जवान भी, आपको मेरे जैसे लड़के को नौकर रखने की बजाय किसी अच्छे और समझदार व्यक्ति से शादी कर लेनी चाहिए। मैंने उसे बताया कि अब मेरा एतबार रिश्तों पर से हट गया है, क्योंकि मैं जिस अपर क्लास में रहती थी वहाँ रिश्तों और जज्बात की कोई हैसियत नहीं थी। मेरे अपने माँ बाप 2 दिन पहले ही कुछ महीनों के लिए मेरे बड़े भाई के पास अमेरिका चले गए थे। वैसे भी वह लोग जब तक यहाँ थे तब तक भी उनका होना ना होना मेरे लिए बराबर ही था। जतिन कहने लगा कि आज नहीं तो कल आपको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना ही है। मैं कुछ समय तक आपके पास नौकर रहने के लिए राजी हूँ, लेकिन आप किसी दूसरे नौकर का इंतजाम जल्द कर लीजिएगा। मैं एक गहरी आह भरकर रह गई थी। मैंने अपनी नादानी में एक वफादार नौकर को खो दिया था। मैं जान गई थी कि अब वह किसी भी सूरत हमेशा मेरे पास नहीं रहेगा। कुछ दिनों बाद जतिन ने ही गांव की एक लड़की को मेरे पास नौकरानी रख दिया था और खुद मुझसे आखिरी प्रणाम करके हमेशा के लिए गांव लौट गया था। आज भी मैं जब भी जतिन को याद करती हूँ तो मेरी आंखें भीगने लगती है। वह आज के दौर में एक नेक सीरत का इंसान था, जिसने कई बार मौका मिलने के बावजूद भी कभी मुझ पर बुरी नज़र नहीं डाली थी। एक बात मैंने अच्छी तरह समझ ली थी कि हर रिश्ता आजमाने के लिए नहीं होता। कभी कभी हमारे आजमाने का तरीका दूसरे इंसान को हमसे नफरत करने वाला बना देता है। कुछ रिश्तों पर बिना आजमाए ही एतबार कर लेना चाहिए। मैं पहले ही दिन से जानती थी कि जतिन एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसे आजमाने के चक्कर में मैंने उसे खो दिया था। मेरी आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि अपने कीमती रिश्तों को जानबूझकर कभी ऐसी आजमाइश में ना डालें कि जिनकी वजह से आपको उन्हें खोना पड़ जाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना।